हर हर महादेव आप सभी को। दोस्तों, सोचिए कि अक्सर जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो एक स्वप्न दोष की जो बीमारी है वो कई लोगों को होती है। और आप सभी ने देखा होगा कि महसूस किया होगा कि सपने में कुछ आप देखते हैं और उसके बाद आपका स्वप्न दोष हो जाता है। लेकिन क्या स्वप्न दोष भी किसी प्रेत से संबंधित हो सकता है? तो आज की कहानी जो है वो एक ऐसी कहानी है जिसके कारण शायद आपको स्वप्न दोष से डर लगने लगेगा। तो चलिए आज की कहानी पर चलते हैं और उससे पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो और फिर कहानी की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को हर हर महादेव। मैं हूं विवेक और आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक नई कहानी। आप देख रहे हैं हॉरर कैसल। दोस्तों, आज की जो कहानी है मुझे आकाश ने भेजी है और यह कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कहानी है और आकाश ने भेजी है। आकाश इस समय नोएडा में रह के जॉब कर रहे हैं और उन्होंने कुछ हिंदी कुछ मराठी इन शब्दों में मिला के ये कहानी भेजी थी। बड़ा मुश्किल लगा समझने में और समझने के बाद मैं ये कहानी आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और ये कहानी है काफी पुरानी। तो आकाश ने बताया कि भैया ये कहानी लगभग आज से 60 साल पहले की है और ये कहानी उनके गांव की है। तो आकाश बताते हैं कि 60 साल पहले लोग आज जैसे नहीं थे। मतलब आज जितने खुले विचारों के हैं और लड़के लड़कियां आपस में बात कर लेते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। और 60 साल क्या, मैं तो कहूंगा आज से 20 साल पहले भी ऐसा नहीं होता था। हम अगर अपने स्कूल के दिनों की बात करें तो लड़कियों से बात करने में हमें शर्म आया करती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो बात आज से लगभग 60 साल पहले की है और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है मोहन। तो मोहन जो था काफी होनहार लड़का था, मेहनती लड़का था और मोहन की उस समय उम्र रही होगी लगभग 16 साल या 17 साल। मोहन के हम उम्र जितने भी लड़के थे उनकी लगभग शादियां हो चुकी थी और यह ऐसा समय था जब शादियां जल्दी कर दी जाती थी। तो मोहन के उम्र के जितने लड़के थे लगभग सबकी शादियां हो चुकी थी। किसी का गौना हो चुका था, किसी का गौना नहीं हुआ था, लेकिन शादियां सभी की हो चुकी थी सिर्फ मोहन को छोड़कर। मोहन को अक्सर एक स्त्री की या एक पत्नी की कमी खलती थी। पीछे से कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, उसको आप इग्नोर करिए, कहानी पे रहिए, क्योंकि उसको हम रोक नहीं सकते। बच्चे खेल रहे हैं गली में और आपको तो पता है आजकल पार्क खत्म हो गए हैं तो बच्चे तो गलियों में ही खेलेंगे। तो मोहन को कमी खलती थी। एक रात की बात है कि मोहन अपने खेतों से घर लौट रहा था और ये टाइम था नवंबर दिसंबर का। नवंबर दिसंबर का टाइम था, शादियों का सीजन था और मोहन अपने खेतों से लौट रहा था। तो खेतों से पगडंडी जाती है, पगडंडी के बाद एक चौड़ी सड़क आती है, या कह सकते हैं कि उसमें कच्ची ही सड़कें होती थी, बैलगाड़ियां जिन पे चलती थी। जो कई लोगों ने आपने देखा होगा गांव में जाने के लिए पहले ईंटों वाली रोड जो हुआ करती थी, तो वैसी रोड थी। जैसे ही मोहन उस रोड पे चलना शुरू करते हैं, मोहन के पास एक डंडा होता है और मोहन एक टॉर्च लेके हाथ में रखते हैं और इनका एक कुत्ता इनके साथ होता है। तो मोहन जा रहे थे अपने कुत्ते के साथ, हाथ में डंडा हाथ में टॉर्च लेकर चल रहे थे। अचानक कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक लड़की दिखाई देती है। जो लड़की दिखाई देती है काफी खूबसूरत लड़की थी। मतलब इतनी खूबसूरत थी कि जिसको
देखकर ही आपका मन विचलित हो सकता है। और वो काफी सजी धजी खड़ी हुई थी, तो मोहन उसको देखकर उसके ऊपर लट्टू हो गए या मंत्रमुग्ध हो गए। तो उन्होंने पहले तो सोचा कि इस लड़की से बात की जाए, आखिर अकेली लड़की है, यहाँ क्यों खड़ी है ऐसे वीराने में। लेकिन दूसरा शर्म भी, क्योंकि मोहन ने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी, तो मोहन को शर्म आती थी बात करने में। लेकिन शर्म पर हावी हुई जिम्मेदारी। मोहन ने उस लड़की से पूछा कि तुम अकेले यहाँ क्यों खड़ी हो, क्या किसी का इंतजार कर रही हो, या कहीं जा रही हो, या कहीं से आ रही हो, या फिर रास्ता भटक गई हो। यहाँ पे अकेले आपको ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माहौल ठीक नहीं है और इतनी रात हो चुकी है, तो आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। और फिर आपने इतने जेवर वगैरह पहन रखे हैं, कोई चोर लुटेरा आके आपको लूट ले। तो उस लड़की ने कहा कि मैं बस अपने घर जा रही थी, लेकिन मेरी सहेलियां कुछ पीछे रह गई हैं, तो वो आ रही होंगी। तो मोहन उसको मतलब देखता ही रह रहा था, उसको अपनी यादों से निकाल नहीं पा रहा था, उसको मतलब अपनी आंखों में उसने बसा लिया। तो उस लड़की ने कहा कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो मोहन के मुंह से अनायास ही ये निकल गया कि आप बहुत खूबसूरत हो, और मुझे पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आप सिर्फ मेरी हो जाओ। वो लड़की हंसी और फिर बोली कि ये ऐसे नहीं हो सकता। तो मोहन कहने लगा कि ये फिर कैसे होगा। उसने कहा कि कभी मिलूंगी तो फिर बताऊंगी। उसके बाद वो लड़की जो है कहती है कि मेरी सहेलियां आने वाली हैं, आप जाइए, मैं अपनी सहेलियों के साथ अपने घर चली जाऊंगी। उस रात मोहन वहां से अपने घर लौट आते हैं, और रात में जब वो सोते हैं तो सपना भी उनको उसी लड़की का आता है। मोहन बहुत बेचैन हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उसने उस लड़की का पता नहीं पूछा कि वो किस गांव की रहने वाली है। मोहन अब उसकी याद में पागल सा रहने लगा था, यानी कि आप सोचिए कि पूरे दिन उसकी यादों में खोए रहना, उसकी एक बार शक्ल देखने के लिए बेचैन रहना, और अक्सर खोए खोए से रहना, ऐसी हालत हो गई थी मोहन की। तो एक रात अचानक क्या होता है कि मोहन जो है अपने घर के जो भैंस वगैरह होती हैं उनको बाड़े में बांधकर रात में और वापस आ रहा था अपने घर की तरफ। तो रास्ते में वही लड़की उसको मिलती है। तो मोहन से वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। मोहन कहता है कि कहो क्या कहना है, मैं तो इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लगता था कि जैसे अब तुम कभी मिलोगी नहीं। मैं तुम्हें देखने के बाद बिल्कुल चैन से रह नहीं पाया हूँ, और मोहन के दिल में जो कुछ होता है मोहन उस लड़की से कह देता है। उसके बाद मोहन से वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे अपने घर लेके नहीं चलोगे। और इत्तेफाक की बात यह थी कि उस रात मोहन के जो माता पिता थे वो कहीं बाहर गए हुए थे, और वो 1-2 दिन बाद आने वाले थे। तो मोहन ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, मौका भी है, दस्तूर भी है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे में किसी के भी मन में क्या ख्याल आएगा। तो मोहन उस लड़की को लेके अपने घर आया। तो उस लड़की ने कहा कि मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, लेकिन मेरा और तुम्हारा मिलन ऐसे नहीं हो सकता। तो मोहन ने कहा कि फिर कैसे हो सकता है। तो उस लड़की ने बताया कि मेरा और तुम्हारा मिलन तभी हो सकता है जब तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम मेरे अलावा और किसी को देखो भी नहीं, चाहे मैं जिंदा हूं या मरी हुई हूं, या फिर चाहे तुम जिंदा हो या मरे हुए हो, यानी कि जीते जी भी और मरने के बाद भी हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के रहेंगे, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मोहन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूं। तो उस लड़की ने कहा ऐसे नहीं, 3 बार इस चीज को दोहराओ तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मोहन ने उस लड़की की बात मान ली और
3 बार उसको ये वचन दे दिया कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखूंगा भी नहीं, मैं जीते जी और मरने के बाद भी सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। उसके बाद मोहन को ये भरोसा नहीं था कि ये लड़की इतनी जल्दी ऐसा कदम उठा लेगी। इतना वचन देने के बाद ही उस लड़की ने तुरंत से अपने सारे कपड़े उतार दिए और मोहन के सारे कपड़े उतारे और मोहन के साथ उसने वो सब किया जो एक पति पत्नी के बीच होता है। मोहन थक गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की उसके साथ जबरदस्ती ये सब करती रही। मोहन को कब नींद आई, कब वो लड़की वहां से चली गई, मोहन को नहीं पता। मोहन की जब आंख खुली तो दोपहर का लगभग 1 या 2 बजा होगा। मोहन का शरीर पूरा टूट रहा था, दर्द कर रहा था और जगह जगह पर उसके निशान पड़े हुए थे, जैसे किसी ने बहुत कस के उसको पकड़ा हो, दबाया हो। जैसे आपसे कोई ताकतवर व्यक्ति अगर आपके हाथ को पकड़ ले कस के तो नीला निशान पड़ जाता है, ऐसे उसके शरीर पे निशान पड़े हुए थे। हालांकि मोहन को एक चीज अच्छी भी लग रही थी कि उसने एक ऐसी लड़की के साथ ये सब किया जैसी कि आसपास के गांव में भी किसी की पत्नी नहीं होगी, इतनी सुंदर। और उसने ये बात अपने दोस्त को बताई और उसके दोस्त का नाम था राम नारायण। राम नारायण को जब ये बात बताई तो राम नारायण ने मोहन से कहा कि मोहन, मैं भी देखना चाहता हूं कि वो लड़की कौन है। मोहन ने कहा कि नहीं, उसने मना किया है, वो किसी से मिलना नहीं चाहती, वो चाहती है कि सिर्फ वो मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे और किसी के साथ वो नहीं जाना चाहती, किसी से मिलना नहीं चाहती। राम नारायण ने कहा कि ऐसी कौन सी लड़की है और ऐसा कैसा वादा है तुम्हारा। उसके बाद भाई दोनों दोस्त अपने अपने काम पे गए, लौट के आए, रात हुई, फिर वही प्रक्रिया, लड़की आई रात में और फिर उसने मोहन के साथ जबरदस्ती वही सब किया। लेकिन इस बार वो और ज्यादा वायलेंट थी, और ज्यादा बहसी प्रकृति से ये सब कर रही थी। एक रात, दूसरी रात और अगली सुबह जब हुई, मोहन की जब आंख खुली, वही दोपहर का 12-1 बज गया था और मोहन का शरीर पूरा टूट रहा था और इस बार उसके प्राइवेट पार्ट में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसमें स्वेलिंग आ रखी थी। और आज का ही दिन था जब उसके माता पिता वापस आने वाले थे जहां वो गए थे वहां से। मोहन, जो कि सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ जाता था, अपने काम में लग जाता था, भैंसों का काम करता था, खेतों का काम करता था, वो अब 12-1 बजे उठ रहा है और आज तो उसकी ये हालत है कि वो उठने में भी सक्षम नहीं है। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है, तेज बुखार है, प्राइवेट पार्ट सूजा हुआ है पूरा और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने पता नहीं कितने दिनों से खाना ही नहीं खाया। पूरा शरीर पीला सा पड़ गया है और इस कारण से भैंसें भी, उनको भी जो उनका भोजन होता है, चारा सानी, वो नहीं लगा है आज के दिन। तो शाम को उसके मम्मी पापा मोहन के आते हैं, वो मोहन की कंडीशन देखते हैं, मोहन से पूछते हैं कि भाई तेरी ये हालत कैसे हुई, बुखार उखार कैसे आ गया, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं। बड़ा परेशान रहते हैं सबके सब। लेकिन अचानक से रात में बहुत तेज हवा चलती है और अचानक से पता नहीं क्या होता है कि हवा चलने के बाद ठंड का मौसम हो जाता है और उसके मम्मी पापा भी अचानक से उठते हैं और चले जाते हैं, अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हैं, सो जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें अपने बच्चे का कोई चिंता ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है। और जैसे ही उसके मम्मी पापा अपने घर का दरवाजा बंद करते हैं, वैसे ही वो लड़की पता नहीं घर में कहां से आती है, मोहन के पास आती है। मोहन उसको मना करता रहता है कि मत करो मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती और फिर वायलेंटली उसके साथ वो सब करती है। और जब सुबह होती है, मोहन बेहोश होता है। उसके मम्मी पापा मोहन के आते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे वो लोग उठते हैं, देखते हैं मोहन सो रहा है। उन्हें नहीं पता कि मोहन के साथ क्या हुआ रात में। वो सोता हुआ उसको छोड़कर जाते हैं, भैंस का सानी चारा करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं और
उसकी माँ जो है सुबह का नाश्ता बनाती है नहा धो के। मोहन को जब उठाने जाती है तो मोहन उठता नहीं है क्योंकि मोहन बेहोश था। उसकी जब चादर हटा के देखी जाती है तो मोहन पूरा नंगा होता है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता और उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो फट चुका था। एक दिन पहले उसमें स्वेलिंग थी और अगले दिन वो बिल्कुल फट चुका था। तो उसके घर वाले घबरा जाते हैं और वहां से उसको वो लेके तुरंत पास के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। वहां पे उसको भर्ती करते हैं, उसके तमाम चेकअप वगैरह होते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसके शरीर में खून की कमी है और इतनी ज्यादा कमी है कि मुझे लगता है कि भाई इसके शरीर में 1% भी खून नहीं बचा है जितना इसके अंदर होना चाहिए। तो घर वाले बड़ा परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, बुखार आ रहा है, इसका प्राइवेट पार्ट भी फट गया है। मोहन को थोड़ा थोड़ा सा होश है और वो बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। तो होता यह है कि डॉक्टर साहब जो है इलाज करते हैं, उसको खून वगैरह चढ़ाते हैं, मोहन की हालत कुछ ठीक होती है। शाम को मोहन बताता है अपनी कहानी कि ऐसे ऐसे मुझे लड़की जो है मिली थी और वो लड़की डेली रात को मेरे पास आती है और मेरे साथ ये सब करती है, जिसके कारण से ये सब हो रहा है और मैं उसको मना करता हूं लेकिन वो रुकती ही नहीं है। तो जो डॉक्टर होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई देखते हैं आज रात में कौन आता है, कौन सी लड़की है जो इतनी ज्यादा वायलेंट है और उसको तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुमसे प्रेम करती है फिर भी। तो डॉक्टर अपने मेडिकल के कुछ स्टाफ को वहां पे लगाते हैं, उसके मम्मी पापा वहां होते हैं हॉस्पिटल में, और वो डॉक्टर कहते हैं कि आज इन पे नजर रखना, कुछ भी हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। तो जिस कमरे में मोहन था उसमें और भी मरीज थे, सबका इलाज चल रहा था। मोहन के मम्मी पापा वहीं बैठे हुए थे। अचानक से रात का जैसे ही 12 बजता है वैसे ही फिर से तेज हवाएं चलती हैं, मौसम सर्दीला हो जाता है और अचानक से एक बहुत भीनी भीनी सी सुगंध उस कमरे में फैलने लगती है। किसी को कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ मोहन को दिख रही है वो लड़की। वो मोहन के पास आती है, उसकी प्राइवेट पार्ट पे जो पट्टियां बंधी थी उसको खोलती है और सबने देखा ये वहां पे कि कैसे शरीर से पट्टियां अपने आप खुल रही हैं। और वो मोहन के साथ फिर से रात भर वही सब करती है और मोहन बेहोश होके सुबह अपने बेड पर पड़ा होता है। उसके मम्मी पापा चिल्लाते हैं, रोते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहन बेड पे नहीं बल्कि हवा में था। और जब वो लड़की गई तो मोहन वहीं से डायरेक्टली अपने बेड पे गिरा। जब ये सारी घटना ना सिर्फ मोहन के मम्मी पापा बल्कि वहां के मेडिकल स्टाफ ने देखी, वहां के और जो मरीज थे उन्होंने देखी, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को सारी बात बताई, जो डॉक्टर उनका मोहन का इलाज कर रहे थे। तो फिर ये सबको समझ में आया कि ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है बल्कि कोई जो है अलग शक्ति है ये। तो मोहन के मम्मी पापा ने कहा कि भाई मोहन को कैसे बचाया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए। तो पास में ही एक बूढ़े बाबा थे जिनका इलाज चल रहा था, उन्होंने बताया कि आप लोग इसको लेके नासिक जाइए। नासिक में एक बाबा है, काफी पहुंचे हुए बाबा हैं, वो ही इसको ठीक कर सकते हैं, बाकी इसको कोई बचा नहीं सकता क्योंकि इसके पीछे रागिनी पड़ी है। तो उसके मम्मी पापा ने पूछा कि ये रागिनी क्या होती है। तो उस बूढ़े बाबा ने बताया कि रागिनी एक ऐसी शक्ति होती है कि जो अपने ऊपर पुरुषों को मोहित करती है और मोहित करने के बाद अगर पुरुष उसके चक्कर में फंस जाता है, उसको वचन दे देता है, तो वो उसको अपने साथ लेकर ही जाती है और जब तक उसको ले नहीं जाती तब तक उसके साथ ऐसे ही काम करती है। तो उसके बाद उस बूढ़े बाबा ने कहा कि आप नासिक जाएंगे, लेकिन अगर आपकी किस्मत होगी तो ही वो बूढ़े बाबा, वो जो बाबा हैं, तभी वो आपको मिलेंगे। अगर आपकी किस्मत नहीं होगी तो वो आपको मिलने वाले नहीं है, क्योंकि वो अक्सर बहुत कम ही मिलते हैं क्योंकि वो ध्यान साधना में रहते हैं। लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए वो क्या ना करते। तो उनके घर से या उनके गांव से लगभग 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पर नासिक था। तो उन्होंने
सुबह अर्ली मॉर्निंग ही लगभग 3 बजे ही अपनी बैलगाड़ी निकाली। उसमें बैलगाड़ी ही उनके पास थी और वो बैलगाड़ी से तुरंत उस बाबा के पास जाने के लिए निकल गए। 40-50 किलोमीटर का सफर था। पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो गई और किस्मत की बात थी कि वो बाबा उनको झोपड़ी में बैठे हुए मिले जंगल में। तो जैसे ही मोहन के मम्मी पापा वहां पहुंचे, बाबा ने उनको देखते ही कहा कि हाँ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। मोहन के मम्मी पापा ने उन्हें अपनी सारी कहानी बतानी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मत बताओ, मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हारे बेटे को बचाया नहीं जा सकता। मोहन के माँ बाप वहां रोने लगे कि मेरा इकलौता बेटा है, कैसे भी करके बचा लो, आप जो मांगोगे हम देंगे। तो उस बाबा ने कहा कि आप मुझे क्या दे सकते हो, मुझे धन संपत्ति चाहिए नहीं, रुपया पैसा मुझे चाहिए नहीं, जमीन जायदाद मुझे चाहिए नहीं। मैं तो अगर ये सब चीजों का लालची होता तो मैं यहाँ आके साधु नहीं बनता, साधना नहीं करता। मुझे इन सब चीजों की लालसा नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है तुम्हारा बेटा बच नहीं सकता, क्योंकि उसने उस रागिनी को वादा कर दिया है और जिसको वादा कर दिया है वो इतनी जल्दी छोड़ के जाने वाली नहीं है। तो मोहन के मम्मी पापा वहां पे उस बाबा के पैरों में गिर गए, गुहार लगाने लगे कि मेरे बेटे को बचा लो, कुछ भी करो मेरे बेटे को बचा लो। तो उस बाबा ने कहा ठीक है, मैं एक आखिरी कोशिश करूंगा बचाने की, लेकिन उसके लिए आपका बेटा जो है यहाँ होना जरूरी है। तो रात में ही मोहन के मम्मी पापा वहां से बैलगाड़ी से निकलते हैं और सुबह होते होते लगभग 4 या 5 बजे उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। अपने बेटे को वहां से हॉस्पिटल से उस बैलगाड़ी में लिटाते हैं और लेके वापस उस बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि रात में मैं साधना करूंगा, और वो उसको और उसके मम्मी पापा को लेकर एक घोर जंगल में जाते हैं, जहाँ मतलब घना जंगल था काफी। वहां पे एक वो सुरक्षा चक्र बनाते हैं, घेरा बनाते हैं काफी बड़ा, और उसमें मोहन के पापा को बिठाते हैं, खुद भी बैठते हैं उसी घेरे में, और मोहन की माँ से कहते हैं कि तुम इस झोपड़ी में ही रहो, तुम्हारा वहां जाना सेफ नहीं है, क्योंकि रागिनी औरतों से चिढ़ती है, स्त्रियों से चिढ़ती है। तो ये तीनों लोग जब वहां पहुंचते हैं और घेरे में बैठते हैं, बाबा जो है वहां पे जैसे ही पूजा स्टार्ट करते हैं, कुछ ही समय बाद बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, इतनी तेज कि जो घेरा था उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर भी उड़ जा रहे थे, इतनी तेज हवाएं चल रही थी। लेकिन उस सुरक्षा चक्र की वजह से मोहन और वो बाबा और उस मोहन के पिताजी, ये तीनों लोग वहां पे सेफली बैठे हुए थे। उस बाबा ने साफ कहा कि कुछ भी हो जाए, इस सुरक्षा चक्र के बाहर मत जाना। अगर इस सुरक्षा चक्र को तोड़कर आप बाहर गए तो हम तीनों में से यहां कोई नहीं बचेगा और किसी की भी लाश भी नहीं मिलेगी। मोहन के पिताजी ने कहा ठीक है बाबा, मैं आपकी बात मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा, आप पूजा शुरू करिए। हवाएं तेज चल रही थी, बाबा जो है पूजा शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से पायलों की छनछनाने की आवाज आने लगती है, यानी कोई स्त्री उधर आ रही है। एक बहुत भीनी भीनी सी सुगंध पूरे वातावरण में फैलने लगती है, पूरा माहौल बहुत सुगंधमय हो जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। और अचानक से उन्हें एक आकृति दिखाई देने लगती है जंगल से आती हुई, और उस आकृति में बिल्कुल भी कोई कपड़े नहीं पहने थे, वो पूर्णतया नग्न थी। और अब आप सोचिए, मैंने आपको बताया कि वो इतनी सुंदर थी, उसका न सिर्फ फेस कट बल्कि पूरा शरीर, उसकी बनावट ऐसी थी कि कोई भी आदमी उस पर अपने आप का कंट्रोल रख ही नहीं सकता उसको देख के। जैसे ही वो सामने आई तो बाबा तो चूंकि साधु थे, उन्होंने अपने ऊपर एक तरीके से कंट्रोल कर रखा था, लेकिन मोहन और मोहन के पिताजी ये उस स्त्री को देखकर, उस रागिनी को देखकर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, और ये भागकर उस सुरक्षा चक्र को पार करके उसके पास चले गए। जैसे ही उसके पास पहुंचे तो फिर सुबह ये हुआ
कि सुरक्षा चक्र बना था, उसमें आग जल रही थी, लेकिन वो तीनों लोग नहीं थे। और उस बाबा ने मोहन की माँ से ये कहा था कि तुम सुबह आके हम तीनों को यहाँ से उठा के ले जाना, क्योंकि रात भर जो हमारी साधना रहेगी उसमें हम इतना थकित हो जाएंगे, इतना थक जाएंगे कि हमें चलने की भी वो सामर्थ्य नहीं रहेगा। तो मोहन की माँ जो है वहां से आसपास के गांव से ही कुछ लोगों को लेके उन तीनों को उठाने के लिए जंगल में आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहन की माँ को वो सारी बात याद आई जो बाबा ने कही थी, और उसके बाद मोहन की माँ पगलाई हुई सी, यानी कि दिमागी संतुलन उनका खो गया। वो वहां से पता नहीं कहां चली गई। तो ये कहानी जो मुझे भेजी है आकाश ने, ये आकाश के दादा ने उनको बताई, जिनका नाम राम नारायण है। तो दोस्तों, ये थी रागिनी की हवस की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।